हाँ ठीक है। अभी ये बताइए कि कोई क्वेश्चन है, पहले आपका कोई कोई क्वेरी हो तो बताइए। एक क्वेरी था, वो कल जो हम लोग जो ड्रैग कर रहे थे ना कि 1 2 3 4 वाला जो पढ़ रहे थे, प्लस अपना जो 1000 वाला जो स्क्रॉल वाला जो कर रहे सीरीज थे सीरीज बनाने का, सीरीज हाँ। का, तो उसमें जब हम बटन दबा रहे थे तो उसमें एक और ऑप्शन आ रहा था। हम्म। आप जस्ट एक डेमो दीजिए मैम, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 लिखा और 2 वन टू लिखा। करके आप 10 15 तक कर दीजिए। ओके। तो ये जो बटन दबा रहे हैं तो ये इसमें एक और खुल रहा है। इसमें थोड़ा मेरे को बता दीजिए कि मैम इसको अगर हम क्लिक करते हैं, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस कमिंग, हम्म। तो नहीं हम तो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं, इसको आपको यूटिलाइज करना ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये सेल्स को फॉर्मेट जो कॉपी करने का ऑप्शन होता है, एक्चुअली ये पूछ रहा है कि जब आप यहाँ पर ये सीरीज अपनी फिल कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है जी कि हम डेटा कॉपी करते हैं। तो कॉपी करते समय वो पूछता है कि आपको केवल फॉर्मेटिंग फिल करनी है या कि विदाउट फॉर्मेटिंग फिल करनी है। जैसे कि मतलब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 लिखा और 2 लिखा, और हमने इन दोनों सेल्स को सपोज फॉर्मेट किया, जैसे हमने इनका बैकग्राउंड कलर चेंज किया और कंटेंट का कलर चेंज किया, ठीक है। अब हम इसको जब ड्रैग करते हैं, ये यहाँ तक किया, और अब अगर हम कहते हैं फिल फॉर्मेटिंग ओनली, तो क्या होता है कि कंटेंट चला जाता है, केवल फॉर्मेटिंग वहां तक आ जाती है। मीन्स कि अगर आप कुछ लिखेंगे तो सेम कलर के साथ लिख पाएंगे, कुछ भी आप लिखें, क्योंकि उसने फॉर्मेटिंग को फिल कर दिया है। उसने बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया है वहां पर, और कंटेंट का टेक्स्ट का कलर फिल कर दिया है, लेकिन कंटेंट नहीं फिल किया। जो आपने सीरीज जैसे आप डालना चाहते थे, तो सीरीज नहीं फिल हुई। तो एक तो ये इसके लिए आता है कि आप फिल तो करना चाहते हैं, बट यू डोंट वांट टू फिल द कंटेंट्स, यू सिंपली वांट टू फिल द फॉर्मेटिंग ऑन दिस सिलेक्टेड पोर्शन। एक तो ये होता है। दूसरा ये था कि अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग तो होगी, सॉरी कॉपी तो होगा। जैसे अगर यहाँ फिर से हम करके दिखा रहे हैं आपको, ये हमने किया और यहाँ से कहते हैं फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, तो लिस्ट तो बनेगी, सीरीज तो जनरेट होगी, लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं होगी। तो ये बहुत ही रेयर चांस होता है, ऐसा हम नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए एक्सेल में एक्चुअली फॉर्मेटिंग जो वर्ड होता है, फॉर्मेटिंग मीन्स ब्यूटिफिकेशन। You are changing the look of your data, you are beautifying your data, you are making it more appealing, more pleasing. And in जी excel it doesn't mean a lot, क्योंकि वर्ड में हम ये चीजें करते हैं कि हम कंटेंट को बड़ा सुंदर बना रहे हैं, कलरफुल बना रहे हैं, कहीं कुछ अलग कलर में लिख रहे हैं, कहीं अलग कलर में लिख रहे हैं। एक्सेल में इस तरह की फॉर्मेटिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं है। एक्सेल में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी कैलकुलेशंस परफॉर्म हो, हमारा डेटा अच्छे से एरर फ्री होकर के फिल हो। जी तो तो यूजुअली ये इसके लिए था। बहरहाल अगर आपको चाहिए होता है तो आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे चौथा, फिल सीरीज आपका डिफॉल्ट होता है। फिल सीरीज का मतलब है कि अगर फॉर्मेटिंग है तो वो भी फिल होगी, जैसे हमने पहले फॉर्मेट कर दिया था, और लिस्ट भी जनरेट होगी, दोनों चीजें होंगी। और कॉपी सेल्स का मतलब होता है कि सेम जो सीक्वेंस है वही कॉपी हो गया, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन होता है वो एक्सेल की तरफ से फिल सीरीज ही होता है, क्योंकि हमारी जरूरत ये है जो अभी हुआ है। तो बाकी अगर आपको चाहिए तो आप इनमें से बाकी के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ओके। नहीं, क्लियर क्योंकि है? कुछ हमारी रिपोर्ट्स आती हैं एक्सेल्स में जो हमारे बॉसेस देते हैं, हम्म। उसमें जैसे लाइक टारगेट्स है, एनुअल टारगेट्स है, तो वो थोड़ा एक्सेल फॉर्मेट में भी वो कलर्स करके देते हैं। हाँ नहीं, वो एक अलग तरीके से कलर होता है, वो भी आगे आएगा। वो हम यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये कंडीशनल जी फॉर्मेटिंग, वो इसका जी जी इसका एडवांटेज होता है, इस ऑप्शन को यूज किया जाता है वहां पर। नॉर्मल एक्सेल में जल्दी हम करते नहीं कि इसको ऐसे करो, इसका वैसे कलर करो। वो बहुत ही कोई मतलब स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल हो तो करेंगे, अदरवाइज हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यूज होता है, तो ये आगे हम इस ऑप्शन पे आएंगे तो आपको वो चीज बताएंगे। तो ओके। मुझे पता था ठीक कि है मैम। आपका ये क्वेश्चन होगा कि हमें फॉर्मेटेड मिलती हैं कभी कभी, कलर्ड मिलती हैं। जैसे टारगेट की आपने बात की, आप सपोज एक लिस्ट आप बना रहे हैं, मान लीजिए आप ही किसी कंपनी में हैं, आप सेल्स जो डिवीजन है उसके हेड हैं, और सपोज आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अलग अलग रीजन देख रहे हैं, और सपोज 10 सबॉर्डिनेट्स हैं आपके अंडर में, वो काम कर रहे हैं।
आपको उनकी लिस्ट बनानी है। अब सेल्स की वैल्यू आपने डाल दी, यहाँ पे किसी की डाल दी, यहाँ किसी की डाल दी, जैसे 10 लोगों की डाल दी आपने। अब आप चाहते हैं कि जिन्होंने इतने से ज्यादा सेल किया है उनका अलग कलर हो जाए, जिन्होंने एक स्पेसिफिक हाँ वैल्यू से कम सेल किया है उनका डिफरेंट कलर हो। तो हाँ, तो ये सब चीजों के लिए यहाँ पे नहीं आएंगे, ये तो बहुत ही अनप्रोफेशनल लोग करते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। 10 लोगों के लिए भी काम करना हो या 10,000 लोगों के लिए भी करना हो, हमें मैनुअली एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐसे तो हमको ढूंढना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ हम कुछ वैल्यूज फीड कर रहे हैं, यहाँ लिख दिया हमने 2000, यहाँ लिख दिया हमने 1500, यहाँ लिख दिया this, then this, then this। सपोज ये वैल्यूज रैंडमली फीड की हुई हैं और यहाँ ABCDE कुछ नाम लिखे हुए हैं। अब अगर हम आपसे ये कहें कि मिस्टर एल्बर्ट इसमें क्या है कि कुछ लोगों ने बहुत कम सेल की है, कुछ लोगों ने जी सेटिस्फैक्टरी सेल की है, और कुछ लोगों ने हमारे टारगेट से ऊपर की सेल की है, और मान लीजिए हमारा टारगेट 5000 था, तो अगर जी हम आपसे कहें कि जिन लोगों ने 5000 या उससे अबव सेल किया है उनकी सेल का कलर अलग कर दीजिए, जिन्होंने 2000 से 5000 तक की सेल की है उन सेल्स का कलर डिफरेंट करिए, और बिलो 2000 अलग कलर करिए। माने आई हैव 3 डिफरेंट चॉइसेस। वन इज राइट लेस देन 2000, एक कंडीशन हाँ तो ये है। एक है बिटवीन 2000 टू 5000, जी एंड द थर्ड वन इज ग्रेटर देन 5000। तो आप अगर ये काम करेंगे तो आप क्या करेंगे, लेस देन 2000, और मान लीजिए यहाँ इसको कह दिया इसको रेड करिए, इसको ब्लू करिए, और इसको ग्रीन करिए, इसको कर दीजिए आप ग्रीन, ये आपसे कहा गया। तो ऐसे तो अगर वैल्यू लिखी हुई है ये तो रैंडम ही लिखी होंगी, ये जरूरी थोड़ी ना कि आपको एक ऑर्डर में मिले। तो अब आप ढूंढेंगे लेस देन 2000 तक हमें रेड करना है, तो लेस देन 2000 कहाँ है, यहाँ है, इसको क्या करो, रेड करो। अब आपने एक बार इसको रेड कर दिया, फिर ढूंढेंगे कि इज देयर एनी मोर सेल, यस, वंस मोर इज, देन अगेन अनदर सेल इज देयर। ऐसे क्या है, बार बार आप ढूंढेंगे, सेल को कंपेयर करेंगे अपने क्राइटेरिया से और कलर चेंज करेंगे। नाउ दिस वन, अब इसका कलर चाहिए, इसको हमें ब्लू करना है। अब ये 5 ही 6 वैल्यूज हैं, मतलब 8-10 वैल्यूज हैं, लेकिन आपको देखिए कितने एफर्ट्स करने हैं, कितना टाइम आपको लग रहा है इसमें करने के लिए, इतना ही आपको भी लगेगा। अब बाकी जो है ये 5000 ये भी हमें ब्लू करनी है, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 5000 ग्रीन करनी है, ये भी ब्लू करना है। अब बची हुई ग्रीन करनी है, इसको हमें ग्रीन करना है, ये हो गया और ये हो गया। तो 8-10 सेल्स भी थी, लेकिन 3 क्राइटेरियाज को मीट किया तो इतना टाइम लगा। जबकि यही चीज हम इससे करेंगे और हम जब आपको बताएंगे तो आप देखिए ये 8-10 सेल नहीं, ये 1000 सेल्स भी होंगी, तो इससे कम टाइम में आप काम कर लेंगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको अपने क्राइटेरिया डालने हैं और वो काम आपके लिए एक्सेल खुद करेगा। क्लियर? ठीक है मैम। चलिए, तो ये तो हो गया। और कोई डाउट है आपका? और नहीं, और तो नहीं है मैम, और तो बाकी चीजें ठीक है। क्लियर हैं? बस थोड़ा सा वो जो स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें जितना फ्लुएंटली आप कर रही हो उतना मेरा आ नहीं पा रहा था। वो 1-2 दिन की प्रैक्टिस होगी, वो शुरू में थोड़ा सा कभी कभी माउस पे कंट्रोल नहीं होता है, या तो बहुत आगे हाँ निकल जा रहे होंगे या बीच में ही छूट जा रहा हाँ, होगा। वो यार बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, वो मैं हाँ आज हाँ, मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहा था उसको। वो 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शुरू की प्रॉब्लम है थोड़ा सा। देखिए, चलिए अपना हम फिर टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। एक्सेल में जो डेटा हम लिखते हैं उसमें आप अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिखते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स जो आपके कीबोर्ड में दिए हुए हैं वो सब आप डेटा फीड करते हैं। लेकिन एक्चुअली एक्सेल में भी डेटा को फीड करने का एक रूल होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने भी कॉलम्स हमें मिल रहे हैं हर कॉलम की अपनी एक स्पेसिफिक विड्थ है, वो पहले से डिफाइंड है। एक्सेल ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि ये कॉलम इतना वाइड होना चाहिए। लेकिन हाँ, ठीक। ये बात अलग है कि अब हमें अगर इसमें कुछ लिखना हो तो कॉलम की विड्थ को चॉइस के अकॉर्डिंगली हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें सिर्फ इतना लिखना है, एल्बर्ट लिखना है सपोज हमको, तो ये तो हमारे यहाँ पर पूरा ऐसे आ गया, इजीली आ गया। लेकिन अगर यहीं पर हमें आपका पूरा नाम लिखना हो, ये लिखना है, तो देखिए जी हमें तो देखने में ये लग रहा है कि हाँ ये है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये इतना ज्यादा वाइड हो गया है।
ये 2 सेल्स को कवर कर रहा है, हालांकि 2 सेल में नहीं है एक ही सेल के अंदर, पर ये देखने में इतना ज्यादा हो गया। तो जब भी कभी हम सेल के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, माने ए से जेड तक के कैरेक्टर्स लिखते हैं, तो एक्सेल अपनी तरफ से आपको कभी मना नहीं करेगा। आप 365 कैरेक्टर्स तक ऐसे लिख सकते हैं, लिखते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? अब जैसे यहाँ हम स्टूडेंट का नाम लिख रहे थे, सपोज हमारी ये शीट हम प्रिपेयर कर रहे थे और ये लिस्ट बना रहे थे स्टूडेंट्स के नेम्स की, और मान लीजिए यहाँ पर हम उनका लिख रहे थे रोल नंबर नेक्स्ट कॉलम में, तब प्रॉब्लम आएगी कि हमने स्टूडेंट का नाम यहाँ लिखा और रोल नंबर है मान लीजिए 101, तो जैसे ही हम रोल नंबर फीड करेंगे उनका नाम छुप जाएगा, पूरा नाम डिस्प्ले नहीं होगा। क्योंकि एक्सेल में अगर आप कुछ लिख रहे हैं और कॉलम की विड्थ से ज्यादा उसकी विड्थ होती है, तो आगे के कॉलम में डेटा फीड करने पर वो कंटेंट वहां पे हाइड हो जाता है, आगे वाला कॉलम ओवरलैप कर देता है पीछे वाले कॉलम के कंटेंट को जी। तो आपको कॉलम की विड्थ को चॉइस के अकॉर्डिंगली इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है। तो हम चाहते हैं ये कॉलम इंक्रीज हो, क्योंकि प्रिंट आउट भी अगर आप निकालेंगे ना तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही निकलेगा। आपका नाम यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स के नेम्स है वो कटे हुए आएंगे। तो हमें अगर कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है, तो कॉलम की विड्थ को बढ़ाने का तरीका, वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत तरीका यूज करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, पॉइंटर को कॉलम में कहीं भी रखें, क्योंकि कॉलम की विड्थ बढ़ाने का मतलब है यहाँ से लेके नीचे तक पूरा का पूरा, जो हमने आपको कल बताया था 10,48,576, पूरा कॉलम की विड्थ चेंज होगी। तो पॉइंटर को यहाँ रखना है, जिस कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, जैसे मान लीजिए के कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, तो पॉइंटर को के कॉलम की राइट बाउंड्री पे रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, इस तरफ रखेंगे। और ऐसे रखने के बाद बस जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। ये तो डबल क्लिक करने से हमें ये फायदा मिलता है कि हमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप उतना ही वाइड करेगा कॉलम जितनी की रिक्वायरमेंट है। वैसे आप पॉइंटर को यहाँ रख के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग भी कर सकते हैं, ये देखिए। मगर ड्रैगिंग में क्या है, अब हमें नहीं पता कि हमें कितना चाहिए, लेकिन हमने डबल क्लिक किया तो जितना चाहिए था ऑटोमेटिकली कॉलम की विड्थ उतनी ही हो जाएगी। तो एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहे हैं कॉलम की विड्थ को चेंज करने के लिए। जैसे हमारी कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ ये थी, अभी हमें इसे वाइड करना है। आई हैव टू पुट माई पॉइंटर ऑन दिस प्लेस एंड सिंपली आई हैव टू डबल क्लिक लाइक दिस। तो ये आपका जो कॉलम की विड्थ है यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अल्फाबेट्स फीड करते समय, किसी का नाम लिखते समय या किसी का एड्रेस लिखते समय आपको कॉलम की विड्थ ऐसे बढ़ानी है। ईमेल आईडी आप एंटर कर रहे हैं किसी की, तो भी आपको ऐसी ही विड्थ बढ़ा देनी है। पर अगर मान लीजिए आपको ही ऐसी रिक्वायरमेंट हो या आपसे कहा जाए कि नाम लिखना हो तो आप कॉलम की विड्थ ना बढ़ाएं, जैसे ये हमारा स्टूडेंट है, उसका नाम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, तो हम चाहते हैं एक ही सेल में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाए, लेकिन 2 लाइंस में आए। जैसे ऊपर पहले ये लिखा हो और एल्बर्ट नीचे आ जाए, जैसे नॉर्मली हम वर्ड में या किसी भी एडिटर विंडो में लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेल में ये चीज इम्पॉसिबल है। जैसे कि मान लीजिए हम एक दूसरे स्टूडेंट का नाम लिख रहे हैं, सपोज नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम है नीतू शर्मा, तो हमें नॉर्मली क्या होता है, हम नीतू लिखा, स्पेस दिया, अब शर्मा को नेक्स्ट लाइन में लिखना है। तो अगर हम एक्सेल में शर्मा लिखने जाएंगे तो देखिए शर्मा तो नेक्स्ट सेल में चला गया, तो ये 2 डिफरेंट सेल्स में कंटेंट आ गया। ये हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे नीतू ऊपर हो जाए और शर्मा नीचे चला जाए, या यहाँ ऐसे ही अल्फोंसे ऊपर है, एल्बर्ट नीचे चला जाए। तो इस तरीके का काम जब आपको करना होता है तो पहले आप अपना डेटा टाइप कर लें, जैसे यहाँ भी हम लिख ले रहे हैं शर्मा। अब इन सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5 जितनी भी सेल्स हैं सबको सिलेक्ट करेंगे और कॉलम की विड्थ वही रखेंगे जो थी अपनी तरफ से। तो हमें कॉलम की यही विड्थ मिली थी, हम यही रखेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर होम टैब में ही ये देखिए अलाइनमेंट ग्रुप बना हुआ है। हाँ ठीक है। इसी में एक देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे रैप टेक्स्ट, ठीक है। बस इस रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करें एंड यू आर डन। ये देखिए अब नीतू शर्मा एक सेल में आ गया और आपका नाम एक सेल में आ गया, और ऐसे आगे जितनी भी सेल्स हमने सिलेक्ट की हुई हैं उनमें जब हम ये काम करेंगे तो अपने आप ही आगे आएगा। जैसे मान लीजिए अभी हमें लिखना है यहाँ पर
आदित्य, हम स्पेस के बाद ही लिख रहे हैं आदित्य मिश्रा, लेकिन जैसे हम एंटर करेंगे देखिए अपने आप आदित्य मिश्रा 2 लाइंस में एडजस्ट हो जाएगा। किसी का नाम सपोज 3 वर्ड्स को मिला के बना हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे सूर्यांश प्रताप सिंह। हम बस स्पेस देकर के नाम लिख रहे हैं और देखिए अपने आप ही वो नाम मोर देन 1 लाइन में एडजस्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट, जिसका यूज हम ऐसे कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको एक ही सेल में, सपोज आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना था और 2 लाइंस में लिखना था, तो उस केस में भी हम ऐसे कर सकते हैं। या हमें यहाँ लिखना था नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन और उसकी नेक्स्ट लाइन में हमको लिखना था सपोज नाइटेक का एड्रेस, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, और उसके बाद अगली लाइन में लिखना है नाइटेक, उसका एड्रेस लिखना है सपोज रीगल प्लाजा रिंग रोड इंदिरा नगर। तो यहाँ पर हम एंटर करके वैसे नेक्स्ट लाइन में आते हैं। देखिए अब हम आपको उसका शॉर्टकट बता रहे हैं। रैप टेक्स्ट को एक बार लिखने के बाद आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आप लिखते हुए ही चाहते हैं कि नेक्स्ट सेल में डेटा आ जाए, तो जहां पे हमें नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन के बाद नेक्स्ट सेल में आना है, तो यूजुअली नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं। पर एक्सेल में नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट एंटर। और अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बस रीगल प्लाजा इंदिरा नगर लखनऊ। और कॉलम की विड्थ, जाहिर सी बात है अब तो उसने पूरा ही रैप कर दिया है, तो आपको कॉलम की विड्थ थोड़ा बढ़ानी होगी जितना आपको चाहिए। ये देखिए, और आपका सेल में कंटेंट ये आ गया। हालांकि अभी देखने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी कंटेंट आपका आ गया है जैसा आपको चाहिए था। हमको इतना ही चाहिए था, नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन रीगल प्लाजा, ये हो गया। हाँ, बस प्रॉब्लम हमारी क्या है कि ये टेक्स्ट जो है हमारा सेल में नीचे की तरफ आया, ऊपर इतना गैप दे दिया है। तो ये हाँ, ये इसलिए आता है क्योंकि ये भी एक्सेल का डिफॉल्ट फॉर्मेट है कि जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं वो नीचे की तरफ ही आता है। आप इसे ऊपर की तरफ करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट ग्रुप में ही यहाँ देखिए दिया हुआ है टॉप, मिडिल और बॉटम। 3 अलाइनमेंट तो ये हैं एक सेल में ही, टॉप में आने के लिए, मिडिल में आने के लिए, बॉटम पे जाने के लिए। तो देखिए हाईलाइटेड कमांड जो है वो बॉटम वाली है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बॉटम अलाइन होता है। आपको कहाँ लाना है? ऊपर। ये देखिए, अब अगर आपको सेंटर में लाना है तो सेंटर में ले आइए, लेफ्ट में ही रखना है लेफ्ट में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा लाइंस में अगर आपको लिखना है तो रैप टेक्स्ट कमांड के थ्रू आप ये कर सकते हैं, या फिर टाइप करते हुए भी ऑल्ट प्लस एंटर, कीबोर्ड से ऑल्ट एंटर की एक साथ प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्सर सेम सेल में रहेगा मगर उसकी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो दोनों ही चीजों का यूज करके आप मल्टीपल लाइंस में टेक्स्ट लिख सकते हैं। आपको भी शीट्स मिलती हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि एक ही सेल में लाइन डेटा लिखा रहता है, तो वो रैप टेक्स्ट का यूज करके लिखा जाता है। क्लियर? ठीक है। चलिए, ये तो हो गई टेक्स्ट की बात। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है नंबर्स के साथ, कि जब हम नंबर्स लिखते हैं, अब कॉलम की जो डिफॉल्ट विड्थ होती है, जैसे अब ये नॉर्मली हम थोड़ा आगे बढ़ जा रहे हैं, ये हमारा कॉलम है और आपको यहाँ पे सपोज किसी स्टूडेंट की एज लिखनी हो सकती है, या मान लीजिए उनका आपको अकाउंट नंबर लिखना हो सकता है किसी का भी, या फिर हो सकता है कि आपको उनका मोबाइल नंबर लिखना हो सकता है। ये चीजें हो सकती हैं आपको लिखने के लिए। तो अगर आपको एज लिखनी है, हम सभी को पता है कि एक नॉर्मल एज जो भी होती है वो 1 डिजिट की हो सकती है या 2 डिजिट की हो सकती है, 3 डिजिट से भी मतलब नहीं है आपका। लेकिन फिर भी अगर हमें किसी की एज लिखनी है तो यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया 23, नंबर आराम से आ जाएगा। मोबाइल नंबर लिखना है तो 10 डिजिट्स का नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए मोबाइल नंबर भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अकाउंट नंबर जो होता है वो 16 डिजिट्स का एक नंबर होता है, सभी को पता है ना? तो अब देखिए हम कोई नंबर फीड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11 डिजिट्स तक भी अगर कोई वैल्यू आप फीड करते हैं तो देखिए एक्चुअली कि हम इसको 100% पे कर दें तब आप देख पाएंगे। तो 10 डिजिट से ज्यादा जैसे ही आप फीड करते हैं, ये देखिए 11 या उससे ज्यादा जैसे ही हमने फीड किया तो ये हमारे नंबर का फॉर्मेट ही चेंज हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप इसको वाइड भी कर देंगे ना, तो अभी तो खैर ये कर दे रहा है क्योंकि हमने इसको बना दिया, लेकिन कई बार क्या होता है वाइड करने पर भी ये नहीं होता। अगर वाइड करने पे नंबर आ गया तब तो ठीक है, लेकिन अब हमें 16 डिजिट्स का एक कोड लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो एंटर किया तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेट चेंज हो गया। हम पहले ट्राई करेंगे कि क्या ये हमारी वैल्यू वाइड करने पर हो रही है। देखिए कॉलम की विड्थ को बढ़ाने पर भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब भी हम डिजिट्स में काम करते हैं तो एक्सेल हमें परमिट करता है 10 या 11 डिजिट्स तक। उसके बाद जैसे ही नंबर बढ़ता है तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो आपको अगर अकाउंट नंबर लिखना हो या कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सिलेक्ट रखिए, इसको सेल को सिलेक्ट करिए और नंबर ग्रुप में आएंगे। टैब हमारा होम ही खुला हुआ है। अलाइनमेंट ग्रुप के बाद एक देखिए यहाँ पे ग्रुप है नंबर, और नंबर ग्रुप में सबसे ऊपर जहाँ जनरल लिखा हुआ है इसके इसके इस बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत से कमांड्स खुल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या कहना है, नंबर। और बस नंबर कहने के बाद देखिए आपका पूरा नंबर आ गया, बल्कि बाद में 0.00 भी आ गया, क्योंकि नंबर का डिफॉल्ट फॉर्मेट एक्सेल में यही है। अब हमें 0.00 नहीं चाहिए तो डेसिमल वैल्यूज को डिक्रीज करने के लिए भी हमारे पास यही कमांड है। नंबर के नीचे ही देखिए ये इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, ये यहीं पर है। तो हमें डेसिमल डिक्रीज करना है। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल वैल्यूज दी हुई हैं और हमें वो वैल्यू नहीं चाहिए 1 एंड 2। 2 टाइम्स क्लिक किया, डबल क्लिक नहीं किया, 2 टाइम्स क्लिक किया और हमारा काम हो गया। इसके अगर ये बहुत सारी सेल सिलेक्ट करके काम किया होता तो फिर हम फिर ये काम कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी तो हो रहा है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, नंबर कह देंगे इसको और डेसिमल वैल्यू डिक्रीज कर देंगे। अब करिए बिंदास काम आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखिए। तो इस तरह से जब भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नंबर्स में हमें देनी होती है दैट एक्सीड्स बियॉन्ड 10 और 11 डिजिट्स, तो आपको ये फॉर्मेट यहाँ पर चेंज करना ही होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल आपको 10 या ज्यादा से ज्यादा 11 डिजिट्स में काम करने की परमिशन देता है। हैव आई मेड इट क्लियर? यस। तो आपने फर्स्ट और सेकंड रो में किया है मैम, और उसके बाद थर्ड में ऑटोमेटिकली आपने ये फॉर्मूला सेट हो गया ये। हाँ नहीं, थर्ड हमने उतना एरिया सिलेक्ट किया था पहले ऐसे, करेक्ट। है ना? तो विच अगर एवर हमें, एरिया वी वांट वो हाँ सेलेक्ट करके हमने एग्जैक्टली, नंबर्स में ले गए हम उसको। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्योंकि ये तो हमें पहले से पता होगा कि हमें कितने एरिया में काम करना है। अब अकाउंट बिल्कुल। नंबर मान लीजिए बैंक वाले को डालने हैं और उसके कस्टमर्स तो उसके हजारों कस्टमर्स होंगे, तो वो तो उठा के पूरा का पूरा सिलेक्ट करेगा, लंबा सा एक एरिया ड्रैग कर देगा और फिर उस पर काम कर लेगा। तो इस तरीके से ये हमें पहले से पता होता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रेंज इन विच ही और शी हैज टू वर्क इन। तो उस केस में वो अपनी रेंज को पहले ही सिलेक्ट कर लेता है और तब अपनी जो कमांड है उसे अप्लाई कर देता है। तो जब ज्यादा डिजिट्स लिखने होते हैं तो ये काम करना है। लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें लिखने में। जैसे अब आपसे कह दिया गया कि सैलरी लिखिए, यहाँ पर आपने सैलरी लिख दी। सैलरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें भले ही हम देते हैं, जैसे कि वो पॉइंट्स में नहीं देते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है तो हम 50,000 है लेकिन लिखते उसको ऐसे ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम सैलरी फीड कर रहे हैं तो यहाँ पर 0.00 टाइप करने के बाद भी वो रिमूव हो जा रहा है अपने आप। हम लिख रहे हैं लेकिन बार बार रिमूव हो रहा है। तो ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल पॉइंट के बाद 00 नहीं एक्सेप्ट करता। हाँ, किसी की सैलरी अगर होती 45,000.50 या वट तब फिर वो ले लेता ये चीज। तो ये एक प्रॉब्लम है कि पॉइंट के बाद 00 लिखने पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा,
बट हम तो दिखाना चाहते हैं कि पॉइंट के बाद 00 दिखाए, हमें लिखना है। तो टाइप करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ लिखनी है वैल्यू, जैसे 45,000, 78,000, जितना भी जो भी वैल्यू है, 50,000 एंड सपोज 35,000, ये 4 वैल्यूज हमने लिखी हैं। जब भी हम पॉइंट 00 लगाना चाहते हैं, सेल सिलेक्ट करेंगे, जितनी भी सेल्स हैं सबको सिलेक्ट करेंगे और यहां से कह देंगे इंक्रीज डेसिमल 1 एंड 2, इस तरह से। तो ये नंबर का एक फॉर्मेट ये भी है जो आप दे सकते हैं। तो आप मैनुअली एफर्ट भी नहीं करेंगे, 0.00 टाइप भी कर रहे हैं और वो रिमूव भी हो रहा है, तो टाइप करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ पॉइंट से पहले की वैल्यू टाइप करें, 0.00 इंक्रीज डेसिमल की इस कमांड पे क्लिक करते ही अपने आप आ जाएगा। क्लियर? 3 डिजिट्स तक भी आ जाता है ना मैम? कितने? 3? हाँ हाँ बिल्कुल, 3 4 3 जितना डिजिट। भी आप देंगे। अब ये कमांड जो है, इसको हम एक बार फिर से रिमूव कर रहे हैं। नॉर्मल फॉर्मेट हमने कर दिया हमारे डेटा का, जो था ये लिखा हुआ था हमारा। अब हम चाहते थे कि सैलरी लिख करके तो आए, लेकिन 0.00 भी आए और साथ ही साथ रुपीज भी लिख के आए। RS जैसे हमारी इंडियन करेंसी है और हम रुपीज लिखना चाहते हैं, रुपीज 45,000.00, ये हम लिखना जी। चाहते हैं। तो अब या तो हम हर सेल में बैठ करके टाइप करें, कुछ ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, RS 40,000.00। एक इंसान की सैलरी फीड करने में इतना टाइम लगेगा, और अगर 100 लोगों की सैलरी फीड करनी है तो पूरा दिन गया हमारा इसी में। तो जी। ऐसे भी अगर हम चाहते हैं कि करेंसी का फॉर्मेट चेंज करना है और अपनी इंडियन करेंसी का सिंबल हम लगाना चाहते हैं, तो ये सारे काम हम एक ही बार में कर सकते हैं। करेंसी का सिंबल भी लग जाएगा और पॉइंट के बाद 00 भी अपने आप आ जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे पहले जितनी भी हैं आपकी, फिर यहीं नंबर ग्रुप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहीं जहां जनरल लिखा है उसी के नीचे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, डॉलर का साइन बना रहता है इस पे। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे तो ये डॉलर का साइन बना है, हम क्लिक कर देंगे तो देखिए डॉलर का साइन लग जाएगा। आप देख रहे हैं, 3 चीजें हो गई, हाँ जी, हाँ जी। करेंसी का सिंबल लगा, .00 भी लग गया, और एक और चीज कॉमा सेपरेटर भी अपने आप लगा। ये 3 चीजें एक साथ हो गई। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बस डॉलर नहीं लगाना चाहते थे, हमें लिखना था रुपीज। तो रुपीज। डॉलर सिंबल पे क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि इसके किनारे जो बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। हाँ, अगर डॉलर चाहिए था तब तो हमारा काम हो ही गया था। तो बाकी देखिए आपकी यूके का है, यहाँ पर यूरो भी है, और चाइना का है, और भी बहुत सारी कंट्रीज के आपको यहाँ पे CHF है, ये स्विट्जरलैंड का। पर आपको अगर इनमें से कुछ नहीं चाहिए, कोई और अकाउंटिंग फॉर्मेट जैसे कि रुपीज चाहिए, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में कमांड दी हुई है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर एक और विंडो हमारे सामने आएगी, और उसमें हमें सिंबल, देखिए यहाँ सिंबल का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे सारे सिंबल्स मिलेंगे। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है अपनी कंट्री का सिंबल। तो हम यहाँ ढूंढते जाएंगे ढूंढते जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रुपीज है, R से आता है, शुरू होता है। ये देख रहे हैं सारे, बहुत सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर, सभी कंट्रीज के दिए हुए हैं। ये देखिए हिंदी में भी अगर हमें चाहिए रुपया वाला, जो हमारा हिंदी में रुपया वाला सिंबल है, वो भी हमें यहाँ मिल रहा है। पर ये सिंबल, आजकल तो यही चलता है मैम। हाँ आजकल यही चलता है, तो अगर हमें यही वाला लेना है तो हम ये ले लेंगे, और यहाँ से क्या कह देंगे, ओके, और देखिए ये आ गया। तो इस तरह से आप, इसके बाद अगर आप कोई वैल्यू फीड करते भी हैं तो देखिए वो अपने आप ही फॉर्मेट ले लेता है। हमने 4 सेल्स ही लिखी थी, लेकिन इसके बाद अब क्या है, हम टाइप कर रहे हैं और वो अपने आप ही फॉर्मेट को ले रहा है। तो इस तरह से ये अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का सिंबल यूज करके एक नॉर्मल नंबर को आप पूरी एक सैलरी का फॉर्मेट दे सकते हैं, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट दे सकते हैं, और 3 चीजें एक साथ आप कर पाते हैं। तो ये भी एक नंबर का फॉर्मेट होता है। एक हमने आपको बताया कि आपको साइंटिफिक फॉर्मेट से नॉर्मल चेंज कर नंबर में रखना है। दूसरा हमने बताया था कि डेसिमल वैल्यू इंक्रीज करनी है, पॉइंट के बाद 2 0 बढ़ाने हैं तो भी,
या फिर अभी हमने तीसरा आपको बताया अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट लगाना। लास्ट है नंबर के फॉर्मेट में एक और फॉर्मेट होता है, जैसे कि हमें यहाँ पर लिखना है, सपोज स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं हम, और एक कॉलम में हमें यहाँ पर हेडिंग देनी है कि हमारे पास कितना हुआ आउट नहीं, हमने लिखा यहाँ पे कि कितना अवेलेबल है हमारे पास, एवी लिख दिया हमने शॉर्ट में, अवेलेबल आउट ऑफ, मतलब हमको यहाँ पे लिखना है कि हमारे पास 45 अवेलेबल है आउट ऑफ 78। इस तरह के नंबर वैल्यू फीड करने हैं। तो ये नंबर वैल्यू अगर बड़ी बड़ी होती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 123 आउट ऑफ 345 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए हमें लिखना था कि अवेलेबल 13 आउट ऑफ 15, यहां तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब हमें लिखना है अवेलेबल 5 आउट ऑफ 10। बस जैसे ये लिख करके हम एंटर करेंगे, ये डेटा जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। और ये डेटा किस में कन्वर्ट हो गया? डेट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि 5/10 जो हमने लिखा था, तो ऑब्लिक का मतलब ये है कि एक्सेल उसे डेट में ले लेगा, और ऑब्लिक के पहले की वैल्यू जो होती है वो डेट हो जाएगी, और ऑब्लिक के बाद की वैल्यू 10 वो मंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको 5 अक्टूबर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, छोटी छोटी वैल्यूज। मतलब जब मैं कॉर्पोरेट में पढ़ाती हूँ या कभी कभी कोई हमारे पास स्टूडेंट होते हैं जो मैनेजरियल प्रोफाइल में होते हैं, वो सबसे पहले बोलते हैं मैम ये चीजें बताइए कैसे करनी है। तो ये पता नहीं आपको कभी अभी फेस करना पड़ा ये चीज ऐसे करने के लिए कि नहीं, पर अगर इस तरह की कोई चीज है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नंबर्स जब हम छोटे लिखते हैं, छोटे मतलब कहाँ तक लिख सकते हैं, ये वैल्यू जो ऑब्लिक के पहले की है, जब तक की ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 12 रहेगी तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। अभी देखिए हमने लिख दिया 12/100 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही ये वैल्यू हमारी 12 से कम होगी, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 12/12 लिख दिया, तो अब ये ऑब्लिक के बाद हमारी देखिए 12 है, तो ये 12 दिसंबर बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि बड़ी बड़ी वैल्यूज में तो हो जाता है, पर 12 से जैसे ही 12 के बराबर या उससे कम वैल्यू लिखते हैं तो वो नंबर डेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमें कैसे करना है? जब भी कभी आपको ऐसी कोई वैल्यू, अभी मैं लिखना चाहती हूँ 4/5, मुझे लिखना है 4/5, तो 4/5 वैसे तो मैं लिख रही हूँ तो ये हो जा रहा है 4 मई, लेकिन अब कैसे करूंगी? कुछ भी अगर ऐसा लिखना है तो लिखने से पहले अपने कीबोर्ड से अपोस्ट्रोफी सिंबल प्रेस करेंगे। ये अपोस्ट्रोफी सिंबल कीबोर्ड में दिया रहता है एंटर की से जस्ट पहले, तो बिना शिफ्ट के आप इसे प्रेस करेंगे और फिर कुछ भी, कोई स्पेस नहीं देना है, कुछ नहीं देना, 4/5, ये देखिए अपोस्ट्रोफी 2/3, अपोस्ट्रोफी 9/7, ये देखिए। तो जब भी कभी एक सेल में आपको कोई वैल्यू ऐसी फीड करनी है जिसमें आप ऑब्लिक लगाना चाहते हैं विद इन नंबर्स, मेक श्योर कि पहले आप अपोस्ट्रोफी का सिंबल प्रेस करें और फिर आप अपनी वैल्यू को बहुत इजीली फीड कर सकते हैं, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? क्लियर। तो नंबर ये क्या बोलते हैं इसको? जैसे आपने बोला साइंटिफिक रोटेशन, डेसिमल, अकाउंटिंग, एंड द फोर्थ वन इज ये जो अभी फॉर्मेट, आप। हाँ, तो इसका कोई फॉर्मेट का नाम नहीं है, मतलब ये यूजर की अपनी चॉइस का फॉर्मेट है। यूजर अपनी चॉइस के फॉर्मेट में वैल्यू फीड करना चाहता है, क्योंकि इसके लिए हम किसी ऑप्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो सीधे हम एक की यूज कर रहे हैं। और उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों है कि अपोस्ट्रोफी के बाद नहीं ले रहा और अपोस्ट्रोफी नहीं देते हैं तो ले रहा है, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। क्योंकि अपोस्ट्रोफी एक कैरेक्टर है जो कीबोर्ड से फीड किया जा रहा है। तो जैसे हम कीबोर्ड से कुछ लिखते हैं तो एक्सेल ये समझता है कि आप टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, नंबर के अलावा कुछ भी लिखते हैं तो वो समझता है आप टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं। और जब टेक्स्ट लिख रहे हैं तो फिर वो कहता है लिखिए आप, मैंने आपको बताया था 365 कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हैं, तो लिखते रहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अपोस्ट्रोफी लगाने से वो नॉर्मल मोड में ही रखता है टेक्स्ट को, और जब अपोस्ट्रोफी मिस कर देते हैं तो फिर वो ऑब्लिक लगाते हैं उसे डेट मोड में कन्वर्ट कर देता है। ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए हमें इसे कोई सॉल्यूशन देना होता है। क्लियर? चलिए, तो ये तो सब चीजें हो गई, हमने आपको बता दिया नंबर्स के साथ क्या ध्यान रखना है, टेक्स्ट लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है।
कॉलम की विड्थ अभी आपको बता दी कि बढ़ानी है या कम करनी है तो कैसे करनी है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आगे। देखिए जो ये शीट हमें मिल रही है एक्सेल में, ये तो बहुत बड़ी शीट है, हम काम करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कोई एक नई शीट इंसर्ट करनी हो, वैसे बाय डिफॉल्ट एक्सेल हमेशा आपको 3 शीट्स देता है, और वो हमें शीट्स कहाँ, हमें कैसे पता चलता है कि हमें कितनी शीट मिली, या हमें यहाँ पर मतलब कैसे हमको ये पता चलेगा कि हमको कहाँ देखना, हम कौन सी शीट में है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जगह जी, यहाँ पर शीट्स के नाम लिखे रहते हैं, ये कहलाती है जगह शीट टैब। इस जगह को हम कहते हैं शीट टैब। तो शीट टैब पे ही शीट का नाम डिस्प्ले हो रहा होता है, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3। क्लिक करते ही आप उस शीट में आ जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये 3 शीट्स हमें एक्सेल दे रहा होता है, और अगर आपको चाहिए तो आप नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके। ये देखिए राइट हैंड साइड पर बटन है, इंसर्ट शीट का ही बटन है ये। तो जितनी बार आप इस पर क्लिक करेंगे उतनी बार आपको एक नई वर्कशीट यहाँ पर मिल जाएगी। तो जरूरत पड़ने पर नई वर्कशीट आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, और सिर्फ आपको एक शीट से दूसरी शीट में जाने के लिए सिर्फ क्लिक करना है एंड यू आर देयर। तो आज अब ये तो चीजें हमारी साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन आज हम आपको एक डेटा बनाने के लिए बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है, और फिर आप भी अपने कंप्यूटर में एक शीट बनाएंगे, एक वर्कबुक खोलेंगे, एक फाइल खोलेंगे और उसमें डेटा बनाएंगे, और वो फाइल आप हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो हम देखेंगे कि कोई आपको गलती तो नहीं करी है आपने, या जैसा हम चाहते थे वैसा ही डेटा आपने बनाया। ठीक है, तो मैं जी आपको मैम। पहले दिखा रही हूँ यहाँ बना करके, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा कि यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं एक प्रोडक्ट की लिस्ट, और उस प्रोडक्ट की लिस्ट के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखना चाह रहे हैं सीरियल नंबर। शुरू की हमने फिलहाल एक रो छोड़ दी है, और यहाँ लिखा है हमने सीरियल नंबर, बल्कि पहले हमने लिख दिया है यहाँ पे मंथ, फिर हमने लिखा सीरियल नंबर, फिर हमने प्रोडक्ट का नेम, यहाँ कॉलम डाल दिया है नेम, फिर हमने लिखा है रेट, फिर हमने लिखा है क्वांटिटी, और फिर हमने लिखा है प्राइस। कुछ ये हमारे हेड्स रहेंगे कॉलम के, और ये लिस्ट हम बना रहे हैं सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स की। तो पहले हम मैम प्राइस कैसे आपने इंक्रीज किया? ये साइज कैसे इंक्रीज किया, साइज नहीं इंक्रीज किया है। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पर कॉर्नर में बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये जूम इन लिखा हुआ है ना। अच्छा, ये प्लस और माइनस से ये उस हो हाँ, जाता है। तो प्लस से ये जूम इन हो जाएगा और माइनस से जूम आउट हो जाएगा। ओके ओके। अब हमें यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है, तो सीरियल नंबर हमने सबसे पहले कर लिया कि भाई 10 कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट्स हो गए। अब ये प्रोडक्ट्स के नाम आप कुछ भी लिखिए, वो आपकी मर्जी है। हम कुछ भी और लिख दे रहे हैं, वो आपको अपनी मर्जी से आपको लिखना है। तो हमने यहाँ लिख दिया, बस प्रोडक्ट्स के नाम रिपीट नहीं होंगे, ये जो 10 है ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स रहेंगे, ये रिपीट नहीं होंगे। हमने लिख दिया कोक, पेप्सी, ड्यू, फैंटा, स्प्राइट, स्लाइस, एपी फिज, और लिख दिया हमने फ्रूटी, और लिख दिया थम्स अप, और हमने लिख दिया मान लीजिए फ्रेश। ये हमने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं, और अब हम यहाँ पर उनके रेट्स की वैल्यू डाल रहे हैं। हम थोड़ा सा कॉलम की विड्थ हमने बढ़ा दी ताकि हमारे प्रोडक्ट्स के नाम पूरे पूरे आए। अब यहाँ पे हम रेट डाल रहे हैं, 2 डिजिट्स में ये रेट डालने हैं हमको, कुछ भी 25, 45, 30, 50, 22, 30, 55, 40, 60, 25, ऐसे कुछ भी वैल्यूज लिखी, बस 2 डिजिट्स में लिखी हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हम लिख रहे हैं 3 डिजिट्स में, 120, 250, 100, 345, 500, 200, 100, 400, 100 एंड 200। और यहाँ पे अब हमें लिखना है मंथ। एक ही मंथ की रिपोर्ट है, ये है जनवरी की रिपोर्ट, तो जनवरी लिखा। और अब हम चाहते हैं कि जनवरी भी पूरा यहाँ तक ड्रैग हो,
लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मंथ का नाम लिख करके जब हम ड्रैग करते हैं तो ये कंसेक्यूटिव नेम्स देता है, यानी एक सीक्वेंस में मंथ के नेम दे देता है। तो सीरीज तो बन रही है, जैसे कल बताया था कि सीरीज बनती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तो अगले महीने का नाम आ गया, जबकि हम चाहते थे कि यहाँ यहाँ सब जगह जनवरी लिख के आए। तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर आप मंथ का नाम लिख रहे हो और सेम मंथ का नाम आप रिपीट करना चाहते हैं, तो लिखने के बाद पॉइंटर को यहाँ पर रख करके ड्रैग करने से पहले कीबोर्ड से कंट्रोल की भी प्रेस करके रखेंगे, कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखेंगे। तो हमने पॉइंटर को इस पोजीशन पे रखा और कंट्रोल की भी दबा के रखी है, और अब हम ड्रैग कर रहे हैं, ये देखिए। और जैसे ही ड्रैगिंग खत्म होती है तब हम कंट्रोल की छोड़ देंगे। ऐसा करने से सेम मंथ का नाम ही रिपीट होगा। क्लियर है आपको? जी। अब हमें निकालना है प्राइस। तो अब यहां से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई। प्राइस निकालने का मतलब है कि अब कैलकुलेशन करनी है, एंड प्राइस इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी। फॉर्मूला तो पता ही है। तो कैलकुलेशन जब भी एक्सेल में आपको करनी होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इट हैज टू स्टार्ट विद एन इक्वल्स टू साइन। इज इक्वल टू अगर आपने लगाया तो एक्सेल ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये एक कैलकुलेशन करने वाली सेल है, यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर आप मिस कर जाते हैं इक्वल्स टू, तो एक्सेल उस सेल को एक नॉर्मल सेल की तरह ही ट्रीट करता है, एक नॉन कैलकुलेटिव सेल की तरह ट्रीट करता है। तो सबसे पहले आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पर आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है ये वाली वैल्यू से। तो इज इक्वल टू हम लिख चुके हैं। अब सबसे पहले जहां रेट लिखा है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए एक बार हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं जहां 25 लिखा है, तो सिलेक्ट करते ही देखिए D3 लिख करके आ गया यहाँ पे। क्यों लिख के आया? क्योंकि इस सेल का ये एड्रेस आ गया D3। ओके। अब इनटू के लिए आपको स्टार सिंबल यूज करना होगा, कोई स्पेस नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए स्टार और फिर ये वाली सेल सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए E3 लिख के आ गया और बस एंटर की प्रेस कर दीजिए। देखिए आपके पास यहाँ पे प्राइस की वैल्यू आ गई। तो अब अगर आपको पेप्सी का प्राइस निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, एक बार आप बताएं हमें क्या करेंगे? इज इक्वल टू, then we have to take the cursor on 45 exactly, and then star, very good, then next cursor and click on the cell 250 and press enter. okay, press enter. हाँ, लेकिन क्योंकि आप एक बार सेल कैलकुलेट यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर चुके हैं ना, तो बस अब भूल जाइए सारी दुनिया की प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना है आपको। आपने फर्स्ट सेल में कैलकुलेशन किया है, नाउ यू सिंपली हैव टू पुट योर पॉइंटर ऑन दिस लोकेशन इन दिस पोजीशन, प्रेस योर लेफ्ट बटन ऑफ योर माउस एंड ड्रैग द माउस एंड रिलीज द बटन एंड यू आर डन। खत्म, सारा सिरदर्द खत्म। 10 के 10 प्रोडक्ट का प्राइस आपके सामने है। तो कोई बस आपको पहली सेल के लिए बताना है कि क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, बाकी सेल्स के लिए एक बार और रिपीट करेंगे? हाँ हाँ श्योर श्योर। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इज इक्वल टू दिस इनटू दिस किया था। अब वैसे तो जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही आपने बताया, लेकिन अगर एक्सेल में हर बार कैलकुलेशन को रिपीट करना पड़े मैनुअली तो फिर उतना ही टाइम लग रहा है, फिर कोई एडवांटेज ही नहीं एक्सेल को यूज करने का। जी। और क्योंकि हमें सेम कैलकुलेशन ही बाकी के 9 प्रोडक्ट्स पे चाहिए थी, तो हम अपनी इसी सेल को एक बार फिर से सिलेक्ट करेंगे जहां कैलकुलेशन किया था, और कोई सेल नहीं सिलेक्ट करनी है, इसी को सिलेक्ट करना है। माउस के पॉइंटर को फिल हैंडल पे देखिए रखना है, जैसे आप ये जो आपने कैलकुलेशन किया था, जो फर्स्ट कैलकुलेशन किया था, हाँ इसमें कोई कीबोर्ड्स में हम कुछ तो नहीं कर रहे थे ना, मतलब हमने सिर्फ एक इज इक्वल टू दबाया, तो इज इक्वल टू हम लोग ने अपने कीबोर्ड से दबा दिया। सही है बिल्कुल। उसके बाद सेल माउस से सिलेक्ट की, और जो स्टार वाला सिंबल है वो भी कीबोर्ड से आया, वो भी कीबोर्ड से आया। यस। तो मल्टीप्लाई वाले में कर्सर वहां ले जाएंगे, फिर सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करना है, फिर वहां ले जाएंगे, देन इज इक्वल टू।
हाँ तो एक सेल, एक बार मैम और करके बताइए जरा। हाँ देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन, ये उसके आपने बाद कीबोर्ड से लिया है? ये कीबोर्ड से किया, फिर यहाँ पर 25 पे क्लिक किया। अब कर्सर कहीं नहीं ले जाना, कर्सर अपना आपका उसी जगह पर है जहां आपको टाइप करना है, आपको कहीं क्लिक नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना, कीबोर्ड से सीधे आप टाइप कर दें स्टार। ठीक है, कहीं हमने क्लिक नहीं किया, हम डायरेक्ट टाइपिंग करते चले गए। उसके बाद माउस को थोड़ा सा हिलाया, इस सेल पे लाए और क्लिक करा, बस और कुछ नहीं है। हम बार बार यहाँ यहाँ कहीं नहीं आ रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू का साइन ये कीबोर्ड से किया, फिर देखिए माउस का पॉइंटर पहली वाली सेल पे ले गए, क्लिक कर दिया, क्लिक करके माउस यहीं छोड़ दिया। अब कीबोर्ड पे आए और कीबोर्ड से स्टार टाइप कर दिया, फिर माउस को पकड़ा और यहां पर क्लिक कर दिया, और इसके बाद लास्ट में कीबोर्ड से ही एंटर प्रेस कर दिया। क्लियर। और उसके बाद इसी सेल को सिलेक्ट करके पॉइंटर को यहां रख करके फिल हैंडल पे, जैसे सीरीज आप ड्रैग करके लाते हैं, ऐसे ही आप अपनी कैलकुलेशन को भी कॉपी कर लेंगे। और यही इसका एडवांटेज है कि कैलकुलेशन एक बार की और बाकियों पे इसने अपने आप कर दी। इज इट ओके? यस मैम, यस। ठीक है, अब देखिए यही कल आपको बताया था कि ये हिस्सा फॉर्मूला बार कहलाता है, तो अब फॉर्मूला बार की भी बात कर लेते हैं कि क्यों कहते हैं उसको फॉर्मूला बार। यहाँ देखिए आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, 11,250, 3,000, 17,250, 11,000 सब दिख रहा है, ये आउटपुट मिल रहा है आपको इनके प्रोडक्ट का। लेकिन ये 3,000 हमें कैसे मिला, वो देखिए फॉर्मूला बार में हमें दिख रहा है, D3 इंटू E3, D4 इंटू E4, D5 इंटू E5। तो फॉर्मूला बार इसीलिए फॉर्मूला बार कहलाती है क्योंकि किसी सेल में आप जब कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन का रिजल्ट तो यहाँ देखते हैं, लेकिन उस कैलकुलेशन को कौन से फॉर्मूला से रिसीव किया गया है, कौन सी कैलकुलेशन अप्लाई की गई है, क्या फॉर्मूला वहां लगाया गया, वो फॉर्मूला आप फॉर्मूला बार में ही देख पाते हैं, तो इसीलिए इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। और यहाँ भी अगर आप देखें तो हम डबल क्लिक करके देख सकते हैं, हमने डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ भी D3 इंटू E3 दिखा रहा है, फिर एंटर कर देंगे तो वापस से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ अगर डबल क्लिक कर रहे हैं तो देखिए दिखा रहा है D4 इंटू E4, और ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर सेल्स को देख सकते हैं कि कैसे वो आपका मतलब ब्लू कलर का ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ग्रीन कलर से ये वाली सेल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे इन सेल्स को आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आपको जो है ये डेटा इस तरीके से यूज करना है। अब ये काम आपके लिए जो होमवर्क है, जो असाइनमेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ये डेटा 12 मंथ्स के लिए बनाना है। अब हमने तो सिर्फ जनवरी का आपको प्रिपेयर करके दिखाया है, अभी हम आपको 1 महीने का डेटा और प्रिपेयर करके दिखाएंगे, लेकिन आपको फिर यही डेटा 12 मंथ्स के लिए बनाना है। ठीक है, तो अभी जैसे ये फर्स्ट मंथ का हमने डेटा प्रिपेयर किया, अब फरवरी के लिए करना है तो क्या करना है, आपको सब कुछ तो सिमिलर नहीं रखना है, लेकिन आपको सीरियल नंबर और प्रोडक्ट्स के नाम सेम रखने हैं। तो ये चीज अगर सेम चाहिए तो इनको हम सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, क्योंकि ये तो जब जैसा का तैसा चाहिए तो कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, वाई टू वेस्ट टाइम इन टाइपिंग। तो इसको सिलेक्ट किया, ऐसे हमने माउस से सिलेक्ट कर लिया। कॉपी करने के लिए हम कहाँ आए, कॉपी ऑप्शन पर आए, और कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है। तो यहाँ पर क्लिक किया और एक बार क्लिक करने के बाद कह दिया पेस्ट, ये देखिए फरवरी का डेटा आ गया। ऐसे ही फिर करना है पेस्ट मार्च, अगेन अप्रैल, अगेन मई, स्क्रॉल करते जा रहे हैं धीरे धीरे, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये इस तरह से बार बार हमने इसको 11 टाइम्स कॉपी करके पेस्ट किया, और ये फिर सिलेक्शन हटाना है तो कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस कर दिया, और देखिए ये 12 बार लिस्ट आ गई हमारी। कोई गैप नहीं डालना है हमें, बीच में कुछ नहीं करना है।
अब आपको जनवरी मंथ तो आ गया, यहां से लेके यहां तक आपको क्या लिखना है, फेब्रुवरी लिखना है ऑब्वियसली। तो हाँ, यहाँ पे हम वही लिखेंगे, एक बार तो मंथ का नाम लिखना ही पड़ेगा। और अब क्या जी, करना है, ये लिस्ट यहां से लेके यहां तक फेब्रुवरी रखनी है, तो पॉइंटर को यहां रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखेंगे, और कंट्रोल की। हाँ, और दबा दबा करके यहाँ ड्रैग करेंगे और उसके बाद कंट्रोल की को छोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज हुई। बाकी यहाँ पर फिर आप रैंडम फिगर डालिए, कुछ भी डालिए, वो हमें उससे मतलब नहीं है, कुछ भी, बस हम चाहते हैं कि आप बार बार कैलकुलेशंस परफॉर्म करें ताकि आप इस चीज में एफिशिएंट हो जाएं। ये हो गया फेब्रुवरी के लिए। अब यहाँ पर हमने कुछ भी डाल दिया, देख रहे हैं आप आगे प्राइस, देखिए प्राइस पे ध्यान दीजिए, अपने आप कैलकुलेट होकर आ रहा है। जी, बस ये है। तो इस तरह से बस आपको वैल्यू फीड करनी है और इतनी आसानी से आप चीजों को देख सकते हैं, कैलकुलेशन अपने आप आपके लिए होती चली जाएगी, जस्ट लाइक अ मैजिक। तो ये आपको ऐसे जो है पूरा 12 महीने का डेटा बनाना है, और ये शीट आप बना करके दिखाइएगा कि हाँ मैम मैंने बनाई है, तो मुझे थोड़ा लगेगा कि हाँ आप समझ पा रहे हैं चीजों को, और हमें हमारे कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं हो रहा है, क्लियर हो रही है सारी चीजें। तो अभी तो दूसरा, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी फीड किया हुआ है आपने ना। हाँ हमने, नहीं नहीं, ये तो हमने केवल जनवरी के लिए फीड किया था, पर एक्सेल जो होता है वो इतना स्मार्ट पैकेज है कि वो अपने आप भी एनवायरनमेंट ले लेता है। अगर मान लीजिए आप करें और सपोज, जैसे अब हम यहाँ थोड़े गैप के बाद बता रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पे 99 लिखा और 100 लिखा, और हो सकता है कि आपकी फॉर्मूला यहाँ पर ना कॉपी हो रहा हो, जैसे अपने आप रिजल्ट आ रहे हैं ना आए, नहीं आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे जैसे जनवरी का खत्म हुआ था, ये लास्ट सेल थी हमारी, इसी को उठा के फिर ड्रैग कर दीजिए आगे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप आता जाएगा। वैसे तो खुद ही आएगा, लेकिन बाई चांस ना आए तो ड्रैग कर दीजिए फॉर्मूला को, तो फिर वैसे ही आ जाएगा जैसे आपका जनवरी में आया था। ओके। हम्म। दूसरी चीज यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ हम लिखना चाहते हैं किसी भी जनरल स्टोर का नाम या सुपरमार्केट का नाम। तो अब हम यहाँ चाहते हैं कि सुपरमार्केट का नाम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा है, तो पूरा नाम भी लिखना चाहते हैं और उसके नीचे वाली लाइन में उसका एड्रेस भी देना चाहते हैं। पर अब ये तो इतनी सारी सेल्स हैं अलग अलग, तो सबसे पहले इन सभी सेल्स को इकट्ठा करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना है हमको। तो जितनी भी सेल्स को एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना है, पहले उन सबको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद जहां रैप टेक्स्ट लिखा हुआ था उसी के नीचे ऑप्शन दिया हुआ है मर्ज एंड सेंटर, एक बार सिर्फ इस पर क्लिक कर देंगे। पहले सारी सेल सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ क्लिक कर देंगे, और अब हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं ABC, या हमने लिख दिया A to Z सुपर मार्केट। और अब इसके नीचे वाली लाइन में हम लिखना चाहते हैं सपोज कुछ भी एड्रेस, तो ऑल्ट के साथ एंटर की प्रेस किया और यहाँ पर लिख दिया हमने इंदिरा नगर लखनऊ 226016। और अब ये हमारी एक लाइन तो दिख रही है, दूसरी लाइन छुप गई, क्योंकि हमारी जो रो की हाइट थी उसमें एक ही लाइन आ पाई, तो रो की हाइट हमें बढ़ानी है। कॉलम की विड्थ तो हम यहाँ से बढ़ाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके बढ़ाते हैं। रो की हाइट बढ़ानी है तो कौन सी रो की हाइट बढ़ानी है, फर्स्ट रो की हाइट बढ़ानी है, रो नंबर 1 की। तो पॉइंटर को जी, देखिए यहाँ रखेंगे, यहाँ पर जहां 1 लिखा है उसके नीचे जो बाउंड्री बनी हुई है, और माउस का बटन लेफ्ट वाला प्रेस करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे इस तरह से। ये डबल क्लिक से नहीं आता है मैम। नहीं नहीं, आ जाएगा, बिल्कुल डबल क्लिक से भी आएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी आप डबल क्लिक करेंगे, अब वो मैंने कई बार कर दिया इस वजह से नहीं हो रहा है, आ जाएगा। नहीं भी आ रहा है तो आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, और इसके बाद ये पूरा एरिया हम सिलेक्ट करेंगे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का। इसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज होगा, आपकी चॉइस है, आप अपने मन से कोई भी कलर दे सकते हैं। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे ये ब्लू कलर दे दिया, और यहाँ पर अपने कंटेंट को हमने ये कलर दे दिया या ये कलर दे दिया, और इस तरह से आपको ये 12 मंथ्स का डेटा बनाना है।
तो ये इतनी ही चीजें हम आज करेंगे और यही चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। एक तो जो हमने आपको बताया है पूरा वो ध्यान रखिएगा आप, नंबर फीड करते समय, टेक्स्ट फीड करते समय, कॉलम की विड्थ को बढ़ाना घटाना, सिंपल फॉर्मेट में नंबर लिखना, 0.00 इंक्रीज करना, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट देना, ये सब चीजें है ना, साइंटिफिक नोटेशन से नंबर को नॉर्मल फॉर्मेट में लाना। लेकिन एक बात ये बताइए कि क्या आपने वो वीडियो देखा जो आपको भेजा गया था? हाँ, वो थोड़ा लेट आया था, वो देख नहीं पाया मैम, बट मैं अच्छा प्रैक्टिस कर रहा था उसका। अच्छा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक बार वीडियो देख लेंगे तो कभी कोई चीज ऐसी मिस नहीं होगी। तो ये वाला वीडियो भी हम आपको भेजेंगे, तो इसको भी आज नहीं तो कल जब भी आपको टाइम मिले देख लीजिएगा। तो प्रैक्टिसिंग के दौरान पे शायद अगर कोई चीज मिस हो रही होगी तो आप उस वीडियो से उसको रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। तो आज के लिए इतना ही रखें फिर। ओके मैम, ठीक है, तो ये कल मैं बना के आपको दिखाता हूँ मैं। बिल्कुल हाँ, ये आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट है, ये आप करिए और इससे आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको चीजें और समझ में भी अच्छे से आएंगी। और फिर कल की क्लास, लेकिन कल नहीं होगी क्लास अब, क्योंकि कल संडे, संडे हमारा ऑफ रहेगा। मंडे को हम अच्छा, क्लास लेंगे और मंडे को वापस इसी टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मैम, ओके। ओके देन, ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द थैंक डे। यू। ओके।